नमस्कार। आज हम बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो अभी एक 11 दिनों का युद्ध हुआ। और सौभाग्य की बात है कि अब युद्ध विराम हो गया है और लड़ाई बंद हो गई है। लेकिन ये रह रहे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच में जो संघर्ष होता रहता है, आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारी जानें जाती हैं, बहुत सारी संपत्ति का नुकसान होता है और लोगों के ऊपर तरह तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ते हैं। लोगों के रोज़गार छिन जाते हैं, परिवार की आजीविका छिन जाती है। तो ये जो एक त्रासदी है इस इलाके में दुनिया की, इसका कब अंत होगा मालूम नहीं। लेकिन ये एक ऐसा संघर्ष है जिसका अंत फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता। 1917 में वहाँ अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से ये ऐलान कर दिया कि जहाँ पे फ़िलिस्तीन है वहीं पे इज़राइल बनाया जाएगा, इज़राइल नाम का देश जो यहूदी लोगों के लिए होगा। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में 1947 में एक प्रस्ताव पारित करके बाकायदा फ़िलिस्तीन का विभाजन करके वहाँ 2 राष्ट्रों के निर्माण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, एक इज़राइल और एक फ़िलिस्तीन। इज़राइल यहूदियों के लिए और बाकी जो अरब लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए फ़िलिस्तीन। लेकिन इस बंटवारे को किसी भी अरब मुल्क ने स्वीकार नहीं किया, न फ़िलिस्तीनियों ने स्वीकार किया। बहुत दिन तक तो फ़िलिस्तीनी लोग इज़राइल के अस्तित्व को ही नकार रहे थे। यासिर अराफ़ात ने जब अपनी लड़ाई शुरू की थी इज़राइल के ख़िलाफ़, तो उनका मकसद था कि वो पूरे जो पहले फ़िलिस्तीन था वो पूरे फ़िलिस्तीन को हासिल करेंगे और इज़राइल को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और 1917 में जब बाल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र बनाने की बात उठी, उस समय वहाँ जो अरब लोगों की जनसंख्या थी वो यहूदियों से कम 10 गुना ज़्यादा थी। आप विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ जो 10 गुना ज़्यादा लोग रहते हों, उनसे बिना पूछे, उनकी राय लिए बगैर, जो वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय था उसके हित में एक निर्णय लेते हुए एक वहाँ पे उनके लिए राष्ट्र के निर्माण की बात हो गई। तो एक तरीके से ये जानबूझ के वहाँ पे संघर्ष खड़ा किया गया। जो बहुसंख्यक लोग थे उनसे पूछा नहीं गया और नतीजा ये हुआ कि जैसा होना ही था, क्योंकि अरब जो निवासी थे वहाँ पे, जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं, उनको वे असुरक्षित महसूस हुए जब बाहर से यहूदी वहाँ आने लगे और उन्होंने एक खूनी संघर्ष किया जिसका नाम नख्बा है, जिसमें बड़े पैमाने पे फ़िलिस्तीनी लोगों को मारा गया या वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया गया। जो आसपास के मुल्कों में जैसे सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, वहाँ पे आज भी शरणार्थी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन के अंदर शरणार्थी शिविर हैं
अभी ताज़ा जो लड़ाई हुई है इसमें 50,000 के ऊपर लोग अपने घरों से बेदखल कर दिए गए हैं और शरणार्थी शिविरों में पहुंच गए हैं। तो बार बार जब इज़राइल का हमला होता है फ़िलिस्तीन पे, तो बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं और वहाँ से जाके कहीं न कहीं उनको शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ती है। तो 1947-48 में उस क्षेत्र का नक्शा ही बदल गया। मतलब शाब्दिक अर्थ में तो बदला ही, क्योंकि वहाँ पे इज़राइल नाम का एक मुल्क आ गया जो पहले नहीं था, और फ़िलिस्तीनियों को एक तरीके से वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया गया। और धीरे धीरे यहूदियों की आबादी ज़्यादा हो गई फ़िलिस्तीनियों से, और वो अपने क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहे। 67 में फिर एक घमासान युद्ध हुआ, उसमें इज़राइल का और विस्तार हो गया, फ़िलिस्तीन और सिकुड़ गया, वहाँ से और लोगों का पलायन हो गया। और ये कहानी 1947 से लेके आज तक लगातार चली आ रही। इज़राइल ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीनी इलाकों में जाके यहूदी लोगों के सेटलमेंट्स बसा देता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक फ़िलिस्तीनी इलाके से दूसरी फ़िलिस्तीनी इलाके में आप जा नहीं सकते। जैसे इस समय वहाँ पे दो बड़े फ़िलिस्तीनी इलाके हैं, एक वेस्ट बैंक है और एक गाज़ा है, और दोनों के बीच में इज़राइल की भूमि है, और एक जगह से फ़िलिस्तीनी दूसरी जगह जा नहीं सकते, क्योंकि सब जगह वहाँ जहाँ भी सीमा है अरबी और इज़राइल के लोगों की, वहाँ पे सैनिक खड़े हैं इज़राइल के, वो लोगों को आने जाने नहीं देते आसानी से, और लोगों को वहाँ संघर्ष करना पड़ता है इज़राइल के पुलिस वालों से, सैनिकों से। अभी जो ताज़ा जो युद्ध हुआ उसकी शुरुआत असल में पूर्वी जेरूसलम में हुई, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 47 में जब फ़िलिस्तीन के बंटवारे का फैसला लिया तो ये कहा कि यरूशलेम का विशेष स्थान होगा, वो ना तो फ़लस्तीन के पास रहेगा पूरी तरह से, ना इज़राइल के पास रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यरूशलेम कम से कम तीन धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और इस्लाम के लिए। तो ऐसा माना गया कि यरूशलेम में अरब लोग भी आ सकेंगे और इज़राइल के लोग भी आ सकेंगे। लेकिन धीरे धीरे इज़राइल ने जैसे फ़िलिस्तीनियों को जगह जगह से खदेड़ा है, वैसे ही वो उनको यरूशलेम से भी निकालना चाहता है। पूर्वी यरूशलेम में कुछ फ़िलिस्तीनी रहते हैं, उनको वहाँ से निकालने के लिए न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे का फ़ैसला आया नहीं है, और इज़राइल ने ज़बरदस्ती जब उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की तो इज़राइली पुलिस के साथ अरबी लोगों का संघर्ष हुआ। रमज़ान का दौर था, अल-अक्सा मस्जिद है वहाँ पे, और वहाँ पे जो मुस्लिम इकट्ठा हुए एक दिन, वहाँ पे पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। और ये जो इज़राइल पुलिस का वहाँ पे हमला हुआ, इसी की प्रतिक्रिया में गाज़ा जो वहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पे हमास नाम के संगठन की सरकार है, जिसको अमेरिका और इज़राइल आतंकवादी संगठन मानते हैं। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की सरकार है, जिसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। तो अमेरिका और इज़राइल जब उनको बातचीत करनी होती है तो वो फ़िलिस्तीन प्राधिकरण से बात करते हैं, वो हमास से बात नहीं करते हैं। अभी भी जो वहाँ अमेरिका गाज़ा के पुनर्गठन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो पैसा वहाँ देने वाला है, वो उसका कहना है कि वो हमास को नहीं देगा,
भले ही वहाँ हमास की सरकार हो, वो पैसा वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण को देगा, जिसके माध्यम से वहाँ पे वो पुनर्निर्माण का काम करेगा। तो जब पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनियों को निकालने की कवायद शुरू हुई, अल-अक्सा मस्जिद पे इजराइल के पुलिस वालों का हमला हुआ, तो हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ने शुरू किए। और आपको बता दें कि गाज़ा कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, 10 किलोमीटर चौड़ाई होगी, 40 किलोमीटर की लंबाई है, 20 लाख की आबादी है, यानी कि हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से भी छोटा, लखनऊ से भी छोटी जगह है। और वहाँ लगातार हमास ने जब इजराइल पे हमला शुरू किया, तो जाहिर है कि इजराइल ने भी हवाई हमले शुरू किए, और इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया कि वो अपने बचाव में ये हमला कर रहा है। उसने पूर्वी यरूशलेम की घटनाओं को एकदम नज़रअंदाज कर दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि चूंकि हमास ने उसके ऊपर हमला शुरू किया, ये नहीं बताया कि हमास ने इजराइल पे हमला क्यों शुरू किया। और इजराइल ने गाज़ा पे हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, फ़िलिस्तीन तो खैर मुल्क है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल को एक मुल्क की मान्यता है, 163 देशों द्वारा मान्यता मिली हुई है 194 देशों में, जबकि फ़िलिस्तीन को अभी एक मुल्क की मान्यता नहीं है। उसको सिर्फ एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, यानी वो संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक के रूप में बैठ सकता है, लेकिन उसके किसी निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार नहीं हो सकता। तो आप देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना प्रस्ताव है 47 का, जिसमें 2 मुल्क बनाने की बात है, आज वही संयुक्त राष्ट्र संघ फिलिस्तीन को एक मुल्क की मान्यता भी देने को तैयार नहीं। पहले तो फिलिस्तीन इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मान रहा था, इसलिए फिलिस्तीन ने भी कोई कोशिश नहीं की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को जब फिलिस्तीन ने एक बार चाहा कि उसको वहाँ पे एक राष्ट्र का दर्जा मिल जाए, तो वो मिलना चाहिए था, क्योंकि उनके मूल प्रस्ताव में 2 राष्ट्रों की बात है। आज राष्ट्रपति बिडेन कह रहे हैं कि वो 2 राष्ट्र समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सवाल ये है कि दूसरा राष्ट्र तो 73 सालों से बना ही नहीं अभी तक, कब बनेगा, ये बड़ा सवाल है। खैर, इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष हुआ, उसमें देखा जाए तो हमास ने 4000 रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर। संख्या सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अगर आप नुकसान देखेंगे तो फिलिस्तीन का कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गाज़ा में जो मौतें हुई हैं, वो उनकी संख्या कम से कम इजराइल में हुई मौतों से 20 गुना ज़्यादा है। इजराइल में सिर्फ 12 लोग मरे, जिसमें 2 बच्चे हैं, लेकिन फिलिस्तीन में गाज़ा में 65 बच्चे मरे, और मरने वालों की कुल संख्या 200 के ऊपर है, उसमें 30 के ऊपर महिलाएं हैं। अब इजराइल से ये पूछना चाहिए कि आप अगर ये कहते हैं कि आपने आत्मरक्षा में हमास पे हमला किया, गाज़ा पे हमला किया, तो क्या वो जो 65 बच्चे हमास गाज़ा में जो मारे गए, जहां हमास की सरकार है, क्या वो आपने आत्मरक्षा में मारे? 65 बच्चों को आपने आत्मरक्षा में मारा। आत्मरक्षा में आपने 50 स्कूलों पे हमला किया। आत्मरक्षा में आपने 18 अस्पतालों पे हमला किया। अगर आप सिर्फ सैनिक ठिकानों पे हमला करते तो माना जा सकता था कि इजराइल के हमले आत्मरक्षा के लिए थे, लेकिन इजराइल
कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि हमारा हमला तब तक चलेगा जब तक हम हमास को, हमास की सरकार को या गाज़ा को एक लंबे समय के लिए हम शांत नहीं कर देंगे। यानी कि हम उनका इतना नुकसान कर देंगे कि वो लंबे समय तक हमारे ऊपर हमला करने का सोचे भी ना। वैसे इजराइल चाहता तो ये है कि फ़िलिस्तीन ख़त्म हो जाए ताकि उसकी रोज़ की झंझट ख़त्म हो जाए, लेकिन फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं वो बहुत जीवट वाले हैं। उनके अंदर गज़ब का आत्मसम्मान है। वो अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। इजराइल चाहे उनके ऊपर जितने हमले करें, वो अंत तक इजराइल का विरोध करेंगे, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गाज़ा में मुझे जाने का मौका मिला है 2011 में, और मैंने देखा वहाँ पे कि किस तरह से किसी हमले में अगर कोई भवन ध्वस्त होता है तो उसके अगले दिन लोग उसके पुनर्निर्माण में लग जाते हैं। वहाँ पे हमने देखा कि सारी गतिविधियाँ सामान्य थी और इजराइल के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वहाँ सब कुछ सामान्य है। पूरी अरब दुनिया में सबसे अधिक जीवंतता अगर आपको कहीं दिखाई पड़ेगी तो वो गाज़ा में, फ़िलिस्तीनी लोगों के अंदर। वो अपनी दीवारों पे, जिसको ग्राफिटी कहते हैं, जिस तरह के चित्र बनाते हैं, जो नारे लिखते हैं, वो आपको पूरी अरब दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये बहुत जीवंत लोग हैं, जिनके अंदर जीवट है, जिनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है अपनी अस्मिता को बचाने की। वो, उनके पास हथियार कम होंगे, कम क्षमता वाले होंगे, और अगर ये देखा जाए कि फ़िलिस्तीन को या गाज़ा को चारों तरफ से उसकी नाकेबंदी कर रखी है इजराइल ने। एक तरफ समुद्र है, लेकिन समुद्र में भी, इसके माध्यम से भी एक बार जब तुर्की कुछ मदद का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था गाज़ा, तो इजराइल ने उस जहाज पे हमला कर दिया जिसमें कोई 10 तुर्की लोग मारे गए, तुर्की नागरिक। तो इजराइल वहाँ पे बाहर से कोई मदद पहुंचने नहीं देता। गाज़ा में 3 तरफ से इजराइल है। एक तरफ से 10 किलोमीटर की एक सीमा मिस्र से मिलती है। जिसको गाज़ा जाना होता है वो वहीं से जाता है। हम लोग भी वहीं से गए थे और हमें बताया गया कि उस सीमा के नीचे, जिसको रफ़ा सीमा कहते हैं, उसके नीचे तमाम सुरंगें हैं। इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें कि उसमें से ट्रक चले जाए, और इन्हीं सुरंगों के माध्यम से गाज़ा को जिंदा रखने का जितना सामान है, खाने पीने से लेके दवाइयाँ, कपड़े, निर्माण का सामान, बच्चों के लिए किताबें, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब इन सुरंगों के माध्यम से अवैध तरीके से कहने को हो जाता है गाज़ा के अंदर। गाज़ा का अपना जो हवाई अड्डा है उस पर बमबारी करके इजराइल ने उसको तहस नहस कर दिया है। तो गाज़ा से कोई बाहर जा भी नहीं सकता। अगर उसको जाना है तो उसको मिस्र आना पड़ेगा और फिर काहिरा से कोई जहाज़ पकड़ना पड़ेगा। और मिस्र जो है वो फ़िलिस्तीनियों के प्रति उसकी सहानुभूति बहुत कम है। जो हमने देखा, हमें खुद काफ़ी आश्चर्य हुआ कि फ़िलिस्तीन से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मिस्र में आता है तो उसको लगभग कैदी, उसके साथ लगभग कैदी जैसा व्यवहार होता है। हम लोग खुद जब रफ़ा सीमा से गाज़ा में हमने प्रवेश किया तो हमारे पासपोर्ट इजिप्ट या मिस्र के अधिकारियों ने रख लिए और हम गाज़ा में बिना अपने पासपोर्ट के थे। खैर वहाँ तो वो सरकार थी जो हमारा स्वागत कर रही थी, इसलिए वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मिस्र में वापस लौटने के बाद भी हमें अपने पासपोर्ट नहीं मिले
हमें अपने पासपोर्ट तब मिले जब काहिरा हवाई अड्डे पे हमने अपने वापसी के जहाज़ का जब बोर्डिंग पास ले लिया, यानी कि जब ये सुनिश्चित हो गया कि हाँ अब हम मिस्र छोड़ देंगे, तब हमारे पासपोर्ट हमको दिए गए। हम लोगों ने वहाँ मिस्र के हवाई अड्डे पे काफ़ी प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि हम लोगों के पासपोर्ट हम लोगों को नहीं दिया जा रहा था और हमें इस बात की चिंता थी कि अगर हम बिना पासपोर्ट के नई दिल्ली पहुँचेंगे तो भारत की सरकार हमारे साथ क्या करेगी, हमें एयरपोर्ट पे ही रोक लेगी, गिरफ्तार करेगी, क्या करेगी। तो ये स्थिति है गाज़ा की और फ़िलिस्तीनियों की कि उनको इज़राइल तो उनका दुश्मन है ही, मिस्र से भी बहुत मदद नहीं मिल पाती है। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि इस बार मिस्र की मध्यस्थता से ही से युद्ध विराम हुआ है। अमेरिका ने मिस्र की मदद ली, वो इज़राइल को समझा रहा था लगातार, और 6 दौर की वार्ता टेलीफोन पे राष्ट्रपति बिडेन और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई। उसके बाद युद्ध विराम का फैसला हुआ, लेकिन जो अहम वार्ता है वो मिस्र के अधिकारियों ने इज़राइल के अधिकारियों से भी की, अमेरिका के अधिकारियों से भी की, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमास से की, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल हमास से सीधे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये आतंकवादी संगठन। अब अमेरिका कह रहा है कि वो गाज़ा के पुनर्निर्माण में मदद करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि हम इज़राइल का जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें जो क्षति हुई है उसकी भी हम पूर्ति करेंगे। यानी इज़राइल को वो सैन्य दृष्टि से ताकतवर बनाएगा और फिलिस्तीनियों को सिर्फ वो कुछ मानवीय आधार पे कुछ मदद करेगा, कुछ उनको खाने पीने का सामान दे देगा, कुछ उनको और राहत का सामान दे देगा, लेकिन वो इज़राइल से अपनी रक्षा कर सके फिलिस्तीनी, इसके लिए फिलिस्तीनियों की कोई मदद नहीं करेगा, या वो फिलिस्तीन नाम के राष्ट्र के निर्माण में कोई मदद नहीं करेगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पूर्व के अमेरिकी राष्ट्रपतियों जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन ने कैंप डेविड समझौते में इज़राइल और फिलिस्तीन के नेताओं को साथ लाने की कोशिश की। यासर अराफात, बेगिन और बराक यहूद, ऐसे जो जो इज़राइल के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ फ़िलिस्तीन के नेताओं की बात कराई। यासर अराफात ही थे दोनों बार फ़िलिस्तीन की तरफ से, और समझौते में तय हुआ कि शांति होगी दोनों के बीच में, और इज़राइल 1967 में जितना अंदर घुस गया था फ़िलिस्तीन के, वो वापस होगा। उसने फ़िलिस्तीन के अंदर जाके जो अपने सेटलमेंट्स बना लिए हैं उनको वो समेटेगा और फ़िलिस्तीन नाम के राष्ट्र को अस्तित्व में आने का रास्ता वो साफ करेगा। लेकिन शांति वार्ताओं में, चाहे वो कैंप डेविड की शांति वार्ता हो या ओस्लो में जो हुई, उन वार्ताओं के बाद इज़राइल ने जो कुछ भी वहाँ शांति वार्ताओं में कहा उसको बिल्कुल नहीं माना। फ़िलिस्तीनी रास्ता देखते रहे कि कब इज़राइल अपनी सेनाएं वापस करेगा और कब वो चैन से रह पाएंगे, लेकिन वो दिन कभी आया नहीं और न ही फ़िलिस्तीन नाम का राष्ट्र अस्तित्व में आया। तो ये अमेरिका की भी दोहरी नीति है कि वो दिखाने के लिए शांति के प्रयास करता है, लेकिन इज़राइल को वो सैन्य सहायता देता है। इस समय में भी अमेरिका में इज़राइल को सैनिक मदद देने की बात हो रही है, हथियार देने की बात हो रही है, लेकिन फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए, फ़िलिस्तीन नाम के राष्ट्र को अस्तित्व में लाने के लिए अमेरिका कुछ नहीं करता, और लगातार वो इज़राइल की मदद किए जा रहा है कि इज़राइल का वहाँ पे वर्चस्व बना रहे। वो कहता है कि वो इज़राइल के अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहा है।
अरे इजराइल का तो अस्तित्व है ही, वो तो बहुत ताकतवर मुल्क है। वो दुनिया का सैन्य दृष्टि से अब सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। वो भारत अगर सबसे ज़्यादा हथियार किसी एक मुल्क से खरीदता है तो वो इजराइल है। इजराइल के साथ भारत के सैनिक प्रशिक्षण करते हैं, संयुक्त सैनिक अभ्यास करते हैं। तो इजराइल जैसा ताकतवर मुल्क, ये बड़े अजीब बात है कि दिखाया ऐसा जाता है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हकीकत ये है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने आप को बचाने की लड़ाई, अपने आत्मरक्षा की लड़ाई तो असल में फ़िलिस्तीनी लड़ रहे हैं। और लगातार नुकसान सह के वो लड़ते जा रहे हैं। उन्होंने हार नहीं मानी है और ना वो मानने वाले हैं। तो ये इस क्षेत्र की जो त्रासदी है, इसका अंत कब होगा मालूम नहीं। गांधी जी ने इजराइल को जिस तरह से ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन में जाके बनाया गया था, उसका विरोध किया था। भारत की सरकारों ने, जब तक नरसिम्हा राव यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक इजराइल को मान्यता नहीं मिली थी। एक समय होता था जब भारतीय पासपोर्ट पे लिखा रहता था कि ये पूरी दुनिया में इजराइल और दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के सब जगह मान्य है। दक्षिण अफ्रीका क्योंकि वहाँ रंग भेद की नीति थी, जो अब ख़त्म हो गई है। और इजराइल क्योंकि ये माना जाता था कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों के साथ अन्याय कर रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दुनिया के राजनीतिक समीकरण बदले 90 से पहले, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, और जब से नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण वाली, तब से एक गुणात्मक परिवर्तन आया है दुनिया के देशों के आपसी समझौतों में। और उसमें नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल को मान्यता दे दी। और अब तो जो हमारी सरकार है इस समय हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी, वो इजराइल को अपना एक बहुत अभिन्न मित्र मानती है। हालांकि अभी हमने फिलिस्तीन का समर्थन करने की अपनी भूमिका से पूरी तरह से हम पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन अब हम उस तरह से फिलिस्तीन का साथ नहीं देते हैं जैसे एक ज़माने में हिंदुस्तान दिया करता था। उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता था। अब हम फिलिस्तीन के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहते हैं और इजराइल को भी मान्यता देना चाहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम अगर इजराइल के साथ संबंध रखना चाहते हैं तो ठीक बात है, लेकिन इजराइल को हम ये समझाएं कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आने दे, वहाँ रोज़ रोज़ की दखल अंदाजी बंद करे, बिना वजह फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके अपनी जेलों में न रखे। 7 से 8 हज़ार का आंकड़ा है ऐसे फ़िलिस्तीनी जो गायब हैं, जो ऐसा माना जाता है कि शायद इजराइल की जेलों में, अगर वो मार नहीं दिए गए हैं तो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है वहाँ पे इजराइल, और लोगों को चैन की ज़िंदगी नहीं जीने देता। लोग मानसिक तनाव में रहते हैं। अर्थव्यवस्था वहाँ की कोई ऐसी है नहीं कि लोग बहुत अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें। उन्हें बाहरी मदद पे निर्भर रहना पड़ता है। सौभाग्य से कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे कतर, जिनके पास पैसा है, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, सबसे ज़्यादा वहाँ की पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, और कतर दिल खोल के फ़िलिस्तीन की मदद भी करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अगर बाहरी मदद न मिले तो फ़िलिस्तीन के लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। इजराइल ने ऐसी परिस्थिति बना दी। तो इजराइल, अगर हम मदद कर सकें इजराइल को सोचने में अपनी भूमिका के ऊपर, ये बेहतर होगा, दोनों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इजराइल भी शायद ये नहीं चाहेगा कि इस तरह का संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे।
और फ़िलिस्तीनियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि और ज़्यादा नुकसान सहे बिना वो अब एक मुल्क के रूप में स्थापित हो और आत्मसम्मान के साथ जैसे बाकी मुल्क अस्तित्व में है वैसे वो भी रह सके, उसको बाकायदा एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक राष्ट्र का दर्जा मिले, सदस्य की हैसियत से, गैर सदस्य की हैसियत से नहीं, पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि उसके निर्णयों में उसकी भागीदारी हो, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसा हो सके तो अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल ये होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बिडेन साहब इज़राइल की सैन्य सहायता करना चाहते हैं और फ़िलिस्तीन को वो सिर्फ मानवीय मदद पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज की मेरी बातचीत यहीं पे मैं ख़त्म करूंगा और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।